मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड और कुछ क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स रूम टेम्परेचर पर गैस के फॉर्म में होते हैं, जबकि हायर मेंबर्स लिक्विड्स या सॉलिड्स होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स के एटम जनरली पोलर होते हैं। ग्रेटर पोलैरिटी और पेरेंट हाइड्रोकार्बन की तुलना में हायर मॉलिक्यूलर मास होने के कारण हैलोजन डेरिवेटिव्स में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, डायपोल डायपोल और वान डेर वाल होते हैं। यदि यही कारण है कि क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास वाले हाइड्रोकार्बन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स की तुलना में कंसिडरेबली हायर होते हैं। एटम्स का आकार बड़ा होने पर और ज़्यादा नंबर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने पर अट्रैक्शन फोर्सेस और स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। फिगर 10.1 देखेंगे। फिगर 10.1 में डिफरेंट हैलाइड्स के डेरिवेटिव्स में पैटर्न ऑफ वेरिएशन दिखाया गया है। सेम एल्काइल ग्रुप के लिए एल्काइल हैलाइड के डेरिवेटिव्स के बॉइलिंग पॉइंट के घटने यानी कि डिक्रीजिंग घटने का क्रम RI, फिर RBr, RCl, RF है। सबसे ज़्यादा RI में और सबसे कम RF में। ऐसा हैलोजन एटम के साइज और मॉलिक्यूलर मास में वृद्धि यानी कि इंक्रीज होने से वान डेर वाल फोर्सेस के मैग्नीट्यूड में इंक्रीमेंट होने के कारण होता है। यानी कि जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाता है तो सरफेस एरिया बढ़ता जाता है, तो सरफेस एरिया बढ़ने के कारण वान डेर वाल फोर्सेस भी बढ़ते जाते हैं। वैसे भी जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं ना हैलोजन ग्रुप में, तो नंबर ऑफ वान डेर वाल फोर्सेस के जो है वो बढ़ते जाते हैं। वान डेर वाल फोर्सेस वीकेस्ट फोर्स होती है, पर जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं तो फ्लोरीन एक गैस है जबकि आयोडीन एक सॉलिड है। तो सोचो इतने ज़्यादा नंबर में कम चीज़ भी इतनी ज़्यादा अगर संख्या में हो जाए तो वो भी एक अच्छा इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। इस वजह से आयोडीन सॉलिड होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? RI, RBr, RCl, RF। ये हमारा फिगर दे रखा है, इसमें लिखा है कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, एल्काइल हैलाइड्स CH3X है, यानी मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड और प्रोपाइल हैलाइड। ठीक है, यहाँ इस साइड में बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है केल्विन में, और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन से कंपेयर किया हुआ है। ठीक है, और जो रेड वाली लाइंस दे रखी हैं वो मिथाइल या फिर एल्काइल क्लोराइड की हैं, ब्लू वाली ब्रोमाइड्स की हैं और येलो वाली आयोडाइड्स की। तो हम देख सकते हैं इस फिगर में कि CH3X यानी कि मिथाइल हैलाइड जो होगा उसमें सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा? आयोडाइड का, मिथाइल आयोडाइड का, और सबसे कम किसका आएगा? मिथाइल क्लोराइड का। ऐसे ही तीनों टाइप के में सेम ही आ रहा है, सबसे ज़्यादा आएगा आयोडाइड का और सबसे कम आएगा क्लोराइड का। और प्रोपाइल हैलाइड में भी यही बात हो रही है। ठीक है, आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स में ब्रांचिंग बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाते हैं। ठीक है, जो आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स होते हैं ना, यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर लेकिन एल्काइल ग्रुप यानी नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं और हेलोजन भी सेम होता है, बस एल्काइल ग्रुप चेंज होता रहता है। जैसे कि नॉर्मल प्रोपाइल हो गया, आइसोप्रोपाइल हो गया, है ना, इस टाइप से ऐसे चेंज हो जाता है। तो उनमें जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे देखो जहाँ पे 346 लिखा है उस वाले फिगर में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस हैं, और जिस पे
375 लिखा उस वाले इसमें सबसे कम ब्रांचेस है। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स में, उसका बॉइलिंग पॉइंट घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रांचेस बढ़ती है ना, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता जाता है। ठीक है, तो जो आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स होती हैं उसमें ब्रांचेस बढ़ने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है। ठीक है, तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड का कितना है बॉइलिंग पॉइंट कितना है केल्विन में? 375 केल्विन। फिर CH3 CH2 BrCH CH3 का कितना है? 364। और फिर CH3 CCH3 BrCH3 इसका कितना है? 346। ठीक है, वांडर वाल फोर्सेस जैसे जैसे घटती जाती है ना, सॉरी जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती हैं ना, वैसे वैसे ना वांडर वाल फोर्सेस घटती जाती हैं। इस वजह से ना, और जैसे जैसे वांडर वाल फोर्सेस बढ़ेंगे यानी कि क्या बोलते हैं, बॉन्ड जो है वो वीक होते जाएंगे, घटेंगी सॉरी। एज द ब्रांचेस इंक्रीजेज वांडर वाल फोर्सेस डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे वांडर वाल फोर्सेस घटेंगी, ब्रांच वीक होगी, सॉरी जो बॉन्ड्स है वो वीक होंगी, और फिर उसके बाद में जैसे ही आप कम हीट पर ही वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। इस वजह से ब्रांच बढ़ने पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स का। आइसोमेरिक डायहेलो बेंजीन के बॉइलिंग पॉइंट लगभग सेम होते हैं, लेकिन पैरा आइसोमर्स में, ऑर्थो आइसोमर्स में और मेटा आइसोमर्स की कंपैरिजन में हायर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो जो पैरा आइसोमर्स है ना, उनमें ऑर्थो और मेटा आइसोमर्स की कंपैरिजन में ज़्यादा हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये जो पहला वाला फिगर है ना, ये ऑर्थो है, दूसरा वाला मेटा है और तीसरा वाला पैरा है। तो जो पैरा आइसोमर है उसका मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली हायर होता है ऑर्थो और मेटा वाले से। इस पैरा आइसोमर की सिमेट्री के कारण होता है ऐसा। पैरा आइसोमर की सिमेट्री यानी कि उसका जो पूरी की पूरी बनावट है ना, बहुत परफेक्ट होती है। जब ऐसे पैरा आइसोमर के बहुत सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, वो आपस में अच्छे से फिट हो जाते हैं, और अच्छे से अगर फिट हो जाएंगे तो उसको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। इस वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है पैरा आइसोमर का, जिसके कारण यह ऐसा पैरा आइसोमर की सिमेट्री के कारण होता है, जिसके कारण यह ऑर्थो और मेटा आइसोमर्स की तुलना में क्रिस्टल लैटिस में ज़्यादा अच्छे से फिट होते हैं। तो जो पैरा आइसोमर्स के जो क्रिस्टल होंगे ना, जो भी कंपाउंड होगा आप हाथ में ले सकते हैं ना, तो उसे क्रिस्टल वैसे बोल दिया है, जो पूरा क्रिस्टल लैटिस होता है उसमें बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं वो। ठीक है, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट्स उनके ज़्यादा, वो सॉरी मेल्टिंग पॉइंट्स उनके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ऑर्थो मेटा और पैरा तीनों का बॉइलिंग पॉइंट का और मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो का कितना है? 453। मेटा का कितना है? 446। और पैरा का कितना है? 448। तो ये तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे ऑर्थो का है, फिर उसके बाद में पैरा का है, और फिर मेटा का है। ठीक है, तो OPM इसका ऑर्डर होगा। OPM ऑर्थो का सबसे ज़्यादा, फिर मेटा का, सॉरी फिर पैरा का, और फिर मेटा का। फिर है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में ऑर्थो वाले का है 256 केल्विन, फिर दूसरे वाले का है, मेटा वाले का 249 केल्विन, और पैरा वाले का है 323 केल्विन। तो सबसे ज़्यादा किसका हुआ? पैरा आइसोमर का, फिर ऑर्थो आइसोमर का, और फिर मेटा आइसोमर का। तो इसका क्या हो जाएगा? POM इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट का OPM और मेल्टिंग पॉइंट का POM, हायर से लोअर की तरफ है, ये दोनों लिख लो वहाँ पे अपनी बुक में।
नेक्स्ट इज डेंसिटी। हाइड्रोकार्बन्स के ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स वाटर की तुलना में हैवियर यानी कि भारी होते हैं। कार्बन एटम की संख्या यानी कि नंबर और हैलोजन एटम का एटॉमिक मास बढ़ने से डेंसिटी बढ़ती जाती है, यानी कि जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे या फिर जितनी ज़्यादा एटॉमिक मास होगा हैलोजन का, उतनी ज़्यादा जो पूरा मॉलिक्यूल है या कंपाउंड उसकी डेंसिटी होगी। ठीक है, डेंसिटी, अब ये टेबल देख लेते हैं, डेंसिटी ऑफ सम हेलो एल्केन्स। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड और नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड, इन तीनों का कंपैरिजन दिया है। तो डेंसिटी, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? प्रोपाइल आयोडाइड की, फिर प्रोपाइल ब्रोमाइड की और फिर प्रोपाइल क्लोराइड की। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आयोडीन जो है उसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे इस बेसिस पे हो रहा है। ये जो ऑर्डर क्या हो जाएगा अपना, सबसे ज़्यादा प्रोपाइल आयोडाइड, फिर नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड और फिर नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड की डेंसिटी होगी। फिर नेक्स्ट है, यही टेबल के साइड में देखो, CH2Cl2, फिर CHCl3 और CCl4 का कंपैरिजन दिया है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी? CCl4 की होगी, फिर CHCl3 की होगी और फिर CH2Cl2 की होगी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे हुआ, जिसमें जितने ज़्यादा कार्बन उसकी उतनी ज़्यादा डेंसिटी, सॉरी नंबर ऑफ कार्बन नहीं, नंबर ऑफ हैलोजन। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हैलोजन के बेसिस पे डेंसिटी देखी जा रही है। तो सबसे ज़्यादा हैलोजन किस में है? CCl4 में। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास किसका होगा? CCl4 का। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी भी उसी की होगी, फिर CHCl3 की होगी और फिर CH2Cl2 की होगी। अब है टॉपिक अपना सॉल्युबिलिटी। हेलो एल्केन्स वाटर में बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। हेलो एल्केन्स को पानी में घोलने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिससे कि हेलो एल्केन्स के एटम्स के बीच प्रेजेंट अट्रैक्शन को और पानी के एटम्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा जा सके। हेलो एल्केन्स और वाटर में एटम्स के बीच नए अट्रैक्टिव फोर्सेस के बनने से कम एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्सेस पानी में प्रेजेंट ओरिजिनल हाइड्रोजन बॉन्ड जितने स्ट्रॉन्ग नहीं होते। एज अ रिज़ल्ट हेलो एल्केन्स की पानी में सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। हालांकि हेलो एल्केन्स की ऐसी प्रवृत्ति होती है, टेंड्स लिखा है ना लाइन में, हालांकि हेलो एल्केन्स टेंड्स पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होने की होती है। हेलो एल्केन्स की जो टेंडेंसी होती है वो पोलर सॉल्वेंट्स में घुलने की होती है। ठीक है, पोलर मतलब जैसे कि HCl हो गया, इस टाइप के वाटर हो गया, इन सब में। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन कौन से होते हैं? जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो। ठीक है, तो हालांकि हेलो एल्केन्स की टेंडेंसी पोलर सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होने की होती है, क्योंकि हेलो एल्केन्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच बने नए इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ उतनी ही है जितनी कि टूटने वाले अलग अलग हेलो एल्केन्स और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच होती है। ओके, यहाँ पे जो ये पोलर सॉल्वेंट मैंने अभी बोला ना, वहाँ पे पोलर सॉल्वेंट नहीं है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा वापस से बता देती हूँ। हालांकि हेलो एल्केन्स की टेंडेंसी एक मिनट,
हम यहाँ पर आ चुके हैं, इस जगह पर हम पहुँच चुके हैं। तो इस प्रकार की रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल उस हेलो एल्केन से रिएक्ट करता है जिसमें हेलोजन एटम से बॉन्डेड कार्बन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं और हैलाइड आयन निकल जाता है जिसे लीविंग ग्रुप कहते हैं। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल के द्वारा स्टार्ट होती है इसलिए इसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन दे रखी है इंडिकेशन के लिए। NU नेगेटिव क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। नेगेटिव साइन इसलिए है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच है और जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो NU माइनस क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, प्लस CX कोई भी हेलो एल्केन है। ठीक है, क्योंकि हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए हेलोजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो अभी हमने पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो या फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हो। यहाँ पे किस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, कार्बन पे। तो न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक किया, कार्बन पे अटैक किया और ऐसे CNU करके पूरा बॉन्ड बन गया और हेलोजन अलग हो गया। यह एल्काइल हैलाइड की ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक मोस्ट यूजफुल क्लास है जिसमें हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम से बॉन्डेड होता है। ठीक है, ये जो ऊपर एग्जांपल था उसमें देखो कार्बन जो है वो सारी की सारी सिंगल बॉन्ड्स हैं उसके आसपास, है ना। मतलब ये कार्बन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया। हेलो एल्केन्स को कुछ कॉमन न्यूक्लियोफाइल्स द्वारा रिएक्शन के बाद बने प्रोडक्ट्स हैं। हेलो एल्केन्स के कुछ कॉमन न्यूक्लियोफाइल्स द्वारा बने रिएक्शन से बने प्रोडक्ट्स हैं। ये जो टेबल दे रखी है ना, इसकी बात हो रही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स RX। ठीक है, तो ये बेसिक रिएक्शन पहले देखो, ये जो 10.4 वाली लाइन लिखी है उसके जस्ट नीचे जो है RX प्लस NU नेगेटिव गिव्स R NU R बॉन्ड है वो प्लस X माइनस यानी कि हेलोजन हैलाइड आयन। तो ये जितनी भी पूरा टेबल में दे रखी हैं इसमें हमें रिएजेंट दे रखा है। रिएजेंट का मतलब हो गया यहाँ पे जो भी कैटलिस्ट वगैरह यूज़ होगा इस रिएक्शन में वो न्यूक्लियोफाइल दे रखा है जैसे कि OH आयन ये सब दे रखे हैं और RX यानी कि RX भी दे रखा है। RX तो अपना कॉमन है ही, है ना। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, RX कोई भी एल्काइल हैलाइड होगा उसमें कौन सा रिएजेंट यूज़ होगा, फिर उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा और फिर उसका कॉमन नाम क्या है। मेन जो प्रोडक्ट है उसके नाम क्या है, क्लास क्या है, जैसे अल्कोहल है कि ईथर है, ये सब दे रखा है। तो सबसे पहला होगा कि RX की रिएक्शन हम करवाएंगे NaOH या फिर KOH से। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल क्या यूज़ करेंगे, OH आयन। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ROH यानी कि एल्काइल। R क्या है यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप। ROH हमारा प्रोडक्ट बनेगा और ये किस कैटेगरी में आता है, ROH एल्कोहल है ना। नेक्स्ट है RX की रिएक्शन हम करवाएंगे वाटर से। न्यूक्लियोफाइल क्या लेंगे, वाटर। तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कोहल। और क्लास ऑफ मेन प्रोडक्ट क्या हुई, एल्कोहल, है ना, ROH बन जाएगा। नेक्स्ट है रिएजेंट क्या लेंगे, NaOR। ठीक है, NaOR, R डैश क्या है यहाँ पे, वही एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, NaOR लेंगे और उसकी रिएक्शन करवा देंगे RX से। और न्यूक्लियोफाइल क्या लेंगे, R-O यानी कि जो एल्काइल ग्रुप NaOR में होगा वही एल्काइल ग्रुप R-O में भी होगा, R-O नेगेटिव सॉरी, है ना। और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा, ROR डैश बनेगा। और ये क्या होगा, कंपाउंड जो बन के तैयार होगा वो क्या है, ईथर। नेक्स्ट इज NaI लेंगे रिएजेंट, न्यूक्लियोफाइल लेंगे आयोडीन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, तो क्लास ऑफ मेन प्रोडक्ट एल्काइल आयोडाइड। फिर रिएजेंट लेंगे हम अमोनिया,
और न्यूक्लियोफाइल भी हम लेंगे अमोनिया। तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या बनकर रेडी होगा, प्राइमरी अमीन RNH2। ठीक है, क्लास ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गई, प्राइमरी अमीन। नेक्स्ट है R-NH2 यानी कि प्राइमरी अमीन हम लेंगे एज अ रिएजेंट, और न्यूक्लियोफाइल क्या लेंगे हम, न्यूक्लियोफाइल भी हम वही ले लेंगे और उसकी RX से रिएक्शन करवा देंगे। तो फिर क्या बन के फॉर्म होगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट RNHR- यानी कि सेकेंडरी अमीन बन के होगी, जिसमें भी आपको NH ग्रुप दिख जाए ना वो सेकेंडरी अमीन होती है। तो RNHR-, ठीक है, वो बन जाएगा। फिर है RRR, क्या है यहाँ पे, ये सब के सब एल्काइल ग्रुप हैं। ठीक है, उसमें कन्फ्यूज़न मत क्रिएट कर लेना, सब के सब एल्काइल ग्रुप हैं। और ये जब ये ध्यान में रखोगे ना ये सारे रिएक्शंस, तो ये भी ध्यान रखना है कि किस में कौन सा वाला R-R-, R-, अगर ये अलग अलग दे रखे हैं ना R-R-, R-, मतलब अलग अलग एल्काइल ग्रुप्स हैं। और अगर RRR या फिर R-, R-, R- दे रखा है यानी कि सेम एल्काइल ग्रुप्स है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है R-, R-, NH, और को रिएजेंट के फॉर्म में ले लेंगे और उसी को न्यूक्लियोफाइल भी ले लेंगे, उसकी रिएक्शन करवा देंगे हम एल्काइल हैलाइड से। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, टर्शरी अमीन RN R-, R-, टर्शरी अमीन फॉर्म होगी। ठीक है, इन रिएक्शंस की टेंशन मत लेना, पूरी अभी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी ना उसमें ये रिएक्शंस अपने को बहुत मिलेंगी, पूरी की पूरी लिख के दिखाई गई होंगी। KCN को ले लिया रिएजेंट के फॉर्म में और साइनाइड आयन ले लिया एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन के फॉर्म हुआ, RCN यानी कि नाइट्राइल या फिर साइनाइड फॉर्म हो गया। AgCN ले लिया एज अ रिएजेंट और Ag सिल्वर साइनाइड ले लिया एज अ न्यूक्लियोफाइल और उसकी करवा दी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से। तो क्या फॉर्म हो गया, RNC यानी कि आइसोसाइनाइड फॉर्म हो गए या फिर आइसोनाइट्राइल कहते हैं इन्हें। ठीक है, अब KNO2 की रिएक्शन करवा दी, ONO को ले लिया, KNO2 क्या लिया, रिएजेंट, ONO क्या लिया, न्यूक्लियोफाइल। तो फिर जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म हुआ बन के, RONO। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एल्काइल नाइट्राइड। ONO ग्रुप क्या हो गया, नाइट्राइड ग्रुप है। फिर नेक्स्ट है AgNO2 सिल्वर, AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट, उसको ले लिया एज अ रिएजेंट और न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में ले लिया AgONO। तो प्रोडक्ट क्या बन के फॉर्म हो जाएगा, RNO2 यानी कि नाइट्रो एल्केन। नेक्स्ट है R-COOAG ले लिया अपन ने, हमने रिएजेंट के फॉर्म में, और R-COO नेगेटिव अपना न्यूक्लियोफाइल हो गया, उसकी रिएक्शन करवा दी एल्काइल हैलाइड से। तो क्या प्रोडक्ट बन के फॉर्म हुआ, एस्टर, R-COOR। COOR जहाँ भी लगा हो ना वो एस्टर ग्रुप होता है। ठीक है, और अब नेक्स्ट है कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवा दी, रिएजेंट क्या ले लिया, LiAlH4 और हाइड्रोजन को ले लिया एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो ये क्या बन के फॉर्म हो गया, RH, प्रोडक्ट हाइड्रोकार्बन बन गया। और R-M पॉजिटिव कोई भी मेटल आयन, ठीक है, M पॉजिटिव यहाँ पे क्या है, मेटल आयन। तो ऐसे कुछ ऐसे ले लिया, R-M पॉजिटिव, R- तो पता ही है एल्काइल ग्रुप है, तो क्या रिएजेंट के फॉर्म में ले लिया, और न्यूक्लियोफाइल क्या ले लिया, R- नेगेटिव। तो अपने पास में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, RR- यानी कि एक एल्केन बनकर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, तो अपना जो मेन रिएक्टेंट है वो क्या है, एल्काइल हैलाइड है, और इसमें रिएजेंट यानी कि कैटलिस्ट वगैरह जो होता है ना वो उस यहाँ पे रिएजेंट बोला है। ठीक है, कैटलिस्ट वगैरह होते हैं या और भी चीज़ें जो यूज़ होती हैं, है ना, और फिर न्यूक्लियोफाइल भी अपना रिएक्टेंट हो गया। तो ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर करके ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जो थर्ड वाला बॉक्स है वो वाले। ठीक है, और फिर ये सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स क्या कहलाते हैं, ये यहाँ पे क्लास ऑफ मेन प्रोडक्ट्स वाली लाइन में लिखा हुआ है, तो बस ये ध्यान रख लेना है। ठीक है,
साइनाइड्स और नाइट्राइट्स जैसे ग्रुप्स में 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं, इसलिए इन्हें एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मतलब दो दो एटम्स ऐसे होते हैं उस एक न्यूक्लियोफाइल में कि वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। जैसे कि साइनाइड में CN दोनों, कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और N भी, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो साइनाइड्स और नाइट्राइट्स जैसे ग्रुप्स में 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं, इसलिए इन्हें एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। वास्तव में साइनाइड ग्रुप एक हाइब्रिड है 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का, और इसे यह 2 डिफरेंट वेज में न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम कर सकता है। ठीक है, 2 तरीके से न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में काम कर सकता है साइनाइड ग्रुप, और वो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर मतलब दो टाइप से वो एग्जिस्ट कर लेता है, या 2 टाइप से ये बन सकता है, एक साइनाइड और दूसरा आइसोसाइनाइड। ठीक है, अगर जो अपना पॉजिटिवली चार्ज आयन है उससे अगर कार्बन की तरफ से अगर जुड़ा हुआ है तो वो साइनाइड कहलाएगा या फिर नाइट्राइल कहलाएगा। पर अगर क्या बोलते हैं नाइट्रोजन की साइड से जुड़ा है, यानी कि NC करके जुड़ा है, तो उसे हम कहेंगे आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को लिख के दिया है, देखो साइनाइड CN, देखो यहाँ पे छोटा सा ग्रुप ये दे रखा है ना लिख के। तो कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है और वो कार्बन की साइड से कनेक्टेड है तो साइनाइड या फिर नाइट्राइल, ये 2 नाम है इसके। ठीक है, इस ग्रुप के। और अगर नाइट्रोजन की साइड से है तो आइसोसाइनाइड या फिर आइसोनाइट्राइल। कार्बन एटम से जुड़ने से एक मिनट, कार्बन एटम से जुड़ने से एल्काइल साइनाइड और नाइट्रोजन एटम से जुड़ने से आइसोसाइनाइड बनता है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन अगर कार्बन की साइड से जुड़ा तो एल्काइल साइनाइड, और अगर नाइट्रोजन की साइड से जुड़ा तो आइसोसाइनाइड। इसी प्रकार से नाइट्राइट आयन भी एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ लिंकेज वाला है। यानी नाइट्राइट ग्रुप क्या हो गया, NO2 जो ग्रुप होता है ना वो नाइट्राइट ग्रुप होता है। NO2 को जब ओपन करते हो तो ये यहाँ पे लिंकेज के बगल में जो बना हुआ है वो होता है। ठीक है, नाइट्रोजन से एक डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है ऑक्सीजन, और एक सिंगल बॉन्ड से। जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है उस पर एक एटम फ्री होता है, इसलिए उस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की तरफ से जुड़ने पर एल्काइल नाइट्राइट। ठीक है, अगर ऑक्सीजन की साइड से जुड़ेगा तो एल्काइल नाइट्राइट, और अगर नाइट्रोजन के द्वारा जुड़ने पर नाइट्रो एल्केन बनता है। ऑक्सीजन के पे एक नेगेटिव चार्ज है देखो, और नाइट्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच हो गए। तो ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है पॉजिटिवली चार्ज आयन, या फिर नाइट्रोजन से भी। अगर ऑक्सीजन से जुड़ा तो एल्काइल नाइट्राइट, और अगर नाइट्रोजन से जुड़ा तो नाइट्रो एल्केन। ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल 10.5, इसमें थोड़ा थ्योरी का था, तो मैंने सोचा इसी वीडियो में मैं इसको कवर कर देती हूँ, है ना। तो क्वेश्चन है, हेलो एल्केन की KCN से रिएक्शन करके मेन प्रोडक्ट्स के रूप में एल्काइल साइनाइड बनाते हैं। हेलो एल्केन, ठीक है, KCN से रिएक्शन करने पे एल्काइल साइनाइड बनाते हैं, जबकि सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन करने पर आइसोसाइनाइड मेन प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। ऐसा क्यों? ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। KCN, के पॉजिटिव और साइनाइड नेगेटिव, है ना, ये दोनों होता है। इसमें पॉजिटिवली चार्ज आयन कौन सा है, K पॉजिटिव, और CN क्या है, नेगेटिवली चार्ज आयन। तो KCN प्रीडोमिनेंटली यानी कि मुख्यतः मेनली आयनिक होता है, और सॉल्यूशन में साइनाइड आयन देता है। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन में जब आप KCN को मिक्स करते हो तो ये K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में टूट जाता है और हमें सॉल्यूशन में साइनाइड आयन मिल जाता है। ऑल्दो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की स्थिति में होते हैं, लेकिन अटैक मेनली कार्बन एटम के द्वारा होता है, न कि नाइट्रोजन एटम के द्वारा, क्योंकि
कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड की तुलना में ज़्यादा स्टेबल होती है। However, सिल्वर साइनाइड मेनली कोवेलेंट नेचर का होता है और इसका नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर देने में सक्षम होता है, इसलिए आइसोसाइनाइड मेन प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है KCN और AgCN में कि KCN आयोनिक है, आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करती है, और AgCN में कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करती है। ठीक है। मैकेनिज़्म, अब ज़रा नीचे आ जाते हैं मैकेनिज़्म पर। इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कर रहे हैं तो उसकी मैकेनिज़्म क्या होती है, किस तरीके से वो पूरी रिएक्शन होती है वो बताएंगे ना। रिएक्शन दो डिफरेंट मैकेनिज़्म से प्रोसीड करती है, आगे बढ़ती है। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर यानी कि SN2 रिएक्शन। CH3Cl और हाइड्रोक्साइड आयन की रिएक्शन जिसमें मीथेनॉल और क्लोराइड आयन बनता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। मतलब रिएक्शन का रेट दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, अपन को उससे ये पता चल जाता है कि रिएक्शन की जो स्पीड होगी, उसकी जो रेट होगी, वो कौन कौन से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है। तो इसमें क्या लिखा है कि जब CH3Cl और हाइड्रोक्साइड आयन की रिएक्शन जिसमें मीथनॉल और क्लोराइड आयन बनता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। मतलब रिएक्शन का रेट दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। अभी रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे बना के दिया है CH3Cl और OH आयन की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन के फॉर्म होगा, Cl बीच में देखो एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनती है। कैसी ट्रांजिशन स्टेट, OH अपना न्यूक्लियोफाइल है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, और Cl अपना वो न्यूक्लियोफाइल है जो पहले से ही रिएक्टेंट में जुड़ा हुआ है। तो अभी क्या होगा रिएक्शन में, क्लोरीन जो न्यूक्लियोफाइल है उसको OH आयन सब्सटीट्यूट कर देगा, यानी कि उसकी जगह ले लेगा। ठीक है। तो ये एकदम से नहीं होता, एक स्टेट ऐसी आती है, बीच वाला फिगर देखो, जब जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है उस पर दोनों ही न्यूक्लियोफाइल जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। क्लोरीन भी जुड़ा हुआ है और OH आयन भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इस स्टेट को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है। और फिर उसके बाद में क्लोरीन आयन निकल जाता है, क्लोराइड आयन, और OH उसमें जुड़ जाता है। तो ऐसे अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। इस बॉक्स को देख लेते हैं। जैसा कि आप क्लास 11th में सीख चुके हैं, सॉलिड वेज, यानी कि ये जो फिगर था ना ऊपर, इसमें देखो 3 टाइप की बॉन्ड दिख रही हैं हमें। जो CH3Cl बना है ना, उसको देखो, उसमें 3 टाइप की बॉन्ड्स दिख रही हैं। एक पतली सी स्ट्रेट लाइन, हाइड्रोजन वाली देखनी है तीनों ही जो मैं बोल रही हूँ। तो एक पतली सी स्ट्रेट लाइन, एक डॉट 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 वाली स्ट्रेट लाइन है ना, एक डॉट 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 वाली लाइन, और एक मोटी सी लाइन हाइड्रोजन। तीनों ही हाइड्रोजन की बॉन्ड्स की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है। तो जो सॉलिड वेज लाइन होती है ना, वो पेपर के बाहर आने वाली बॉन्ड को कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये सुनो कि जो एकदम सबसे पतली वाली जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, जो बॉन्ड होती है पतली वाली, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कह रही हूँ, जो पतली वाली ये बॉन्ड दिख रही है सबसे पतली, वो प्लेन में होती है। पेपर का जो समतल होता है ना, पेपर का जो प्लेन होता है, उसमें प्रेजेंट होती है वो बॉन्ड। ठीक है। और जो डैश 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 वाली होती है ना, वो ये दर्शाती है कि ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है वो पेपर के अंदर की साइड में लगा हुआ है। ठीक है। अंदर की साइड में जाती हुई है वो बॉन्ड। उसको 3D में देखने की कोशिश करो। और जो मोटी वाली जो वेज है ना, मोटी वाली जो लाइन है, वो बाहर, प्लेन के बाहर, पेपर से बाहर आती हुई परपेंडिकुलर, या फिर उसके पेपर के प्लेन से परपेंडिकुलर नहीं, ज़रूर नहीं परपेंडिकुलर, पर बाहर की तरफ आती हुई। ठीक है। तो ये समझाया गया है। जैसे कि आप क्लास 11th में सीख चुके हैं, सॉलिड वेज लाइन पेपर के बाहर आने वाली बॉन्ड को, डैश्ड लाइन पेज से पीछे की ओर जाने वाले बॉन्ड को, और सीधी लाइन यानी स्ट्रेट लाइन पेज के प्लेन में स्थित बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है।
ऊपर जो हमने अभी रिएक्शन देखी उसको हम डायग्रामेटिकली इस तरीके से दिखा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो रेड कलर की बॉल्स है वो कार्बन है, कार्बन एटम है। जो ब्राइट क्या बोलते हैं, छोटी छोटी सबसे छोटी जो ग्रीन बॉल्स हैं वो हाइड्रोजन्स हैं, बड़ी वाली ग्रीन बॉल्स जो हैं वो हेलोजन है। ठीक है, तो रेड बॉल्स रिप्रेजेंट द इनकमिंग हाइड्रोक्साइड आयन एंड ग्रीन बॉल रिप्रेजेंट्स द आउट गोइंग हेलाइड आयन। तो सबसे OH ओ एच आयन, ये रेड और छोटा ग्रीन बॉल वाला ये अपना OH आयन हो गया, और ये उसके जस्ट बगल वाला CH3Cl हो गया। फिर एक ऐसी स्टेट आई, बीच वाला डायग्राम देखो, उसमें उसके ऊपर जो CH3 है उसके ऊपर Cl भी जुड़ा हुआ है और OH भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर उसके बाद में उसमें से पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल यानी कि Cl हट जाता है और नया वाला न्यूक्लियोफाइल यानी कि OH आयन उसमें जुड़ जाता है। तो ऐसे अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे साइड में देखो ये लिखा हुआ है ईयर 1937 में एडवर्ड डेविस ह्यूगीज ने SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म दी। ठीक है, एडवर्ड डेविस ने SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म बताई थी। अब वापस आ जाओ यहाँ पे एटिडापेक्ट से। यह बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है या फिर डेपिक्ट करता है। अटैकिंग या इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल की एल्काइल हैलाइड में इंटरैक्ट होने पर कार्बन हैलाइड बॉन्ड टूटता है और साथ ही कार्बन और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल यानी कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के बीच में एक नया बॉन्ड बनता है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है। ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है, यानी कि क्लोरीन का निकलना या फिर हेलोजन का निकलना और नए न्यूक्लियोफाइल यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन का जुड़ना, ये दोनों काम एक साथ होता है। इसलिए तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जब दोनों के दोनों जुड़े हुए होते हैं। एकदम से हेलाइड निकलेगा और एकदम से दोनों के दोनों साथ में, एकदम से हेलाइड निकलेगा और दूसरी साइड से OH जुड़ जाएगा, ऐसे रहता है। ठीक है, एक ही स्टेप में कंप्लीट होती हैं और कोई इंटरमीडिएट भी नहीं बनता इस रिएक्शन में। जैसे जैसे रिएक्शन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स अराउंड कार्बन इज कॉल्ड इट्स कॉन्फ़िगरेशन। कार्बन एटम के अराउंड जो फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं जैसे ब्रोमीन, हाइड्रोजन, आयोडीन, क्लोरीन, वो किस तरीके से अरेंज्ड है उसी को हम उसका कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। स्ट्रक्चर ए और बी को केयरफुली देखो, नीचे ये जो दिया हुआ है, ये स्ट्रक्चर्स, ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक ही कंपाउंड के हैं, है ना, दिख ही रहा होगा, सारे के सारे एटम सेम है। पर लेकिन उनमें जो अंतर क्या है कि उनके स्पेशियल अरेंजमेंट में अंतर है। स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब कि स्पेस में, एक हवा में इमेजिन कर सकते हो कि आसपास वो कहीं पे भी अरेंज हो सकते हैं, वो है ना, पूरा कहीं पे भी उसके ब्रांचेस जा सकते हैं, इसलिए पूरा स्पेस कहते हैं। ठीक है, दे डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स अटैच टू कार्बन एटम। स्ट्रक्चर ए जो है वो मिरर इमेज है स्ट्रक्चर बी की। हम ये कह सकते हैं कि कार्बन जो कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का स्ट्रक्चर ए में वो मिरर इमेज है
स्ट्रक्चर बी में जो कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का उसकी। अब नीचे आ जाते हैं। ह्यूजेस या पता नहीं क्या, हाँ नाम जो भी है उसका, ह्यूजेस ने इंगोल्ड के निर्देशन में काम करके लंदन यूनिवर्सिटी से DSc की डिग्री प्राप्त की। ह्यूजेस वर्कड अंडर इंगोल्ड एंड अर्नड अ DSc डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। ठीक है, अब हम वापस से शुरू करते हैं। क्योंकि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप वाले कार्बन एटम के पास आता है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है, ठीक है, इसलिए इस कार्बन एटम पर या उसके पास प्रेजेंट बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स ड्रामेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स यानी कि जैसे कि मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, एक कार्बन है उसके आसपास 3 मिथाइल ग्रुप है, बल्कि यानी अच्छे मोटे मोटे ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो फिर वो आने वाले जो न्यूक्लियोफाइल है उसको रोकेंगे नहीं, है ना, उसको रोकने की कोशिश करेंगे। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। सिंपल एल्काइल हैलाइड्स में मिथाइल हैलाइड सबसे ज़्यादा जल्दी से SN2 रिएक्शन देता है। क्यों? क्योंकि मिथाइल हैलाइड में बस हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे होते हैं, तो कहाँ से रोक लेगा न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के पास आने में, है ना। तो इस वजह से सबसे आसानी से सबसे स्पीड में मस्त SN2 रिएक्शन देता है मिथाइल हैलाइड, क्योंकि इसमें केवल 3 छोटे हाइड्रोजन एटम होते हैं। क्योंकि इसमें केवल 3 छोटे हाइड्रोजन एटम होते हैं। टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि बल्कि ग्रुप्स आने वाले न्यूक्लियोफाइल के लिए अवरोध या फिर विरोध या फिर हिंडरेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा अभी देखते हैं। पर ये जो फिगर है ना पहले वो देखो। ठीक है, स्टेरिक इफेक्ट इन SN2 रिएक्शन, द रिलेटिव rate of SN2 reaction is given in parentheses। तो इस फिगर में हमें दिखाया गया है कि मिथाइल हैलाइड, इथाइल हैलाइड, आइसोप्रोपाइल, है ना, और टर्शरी ब्यूटाइल। तो मिथाइल हैलाइड जो है उसमें कार्बन सीधा सिर्फ 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना सबसे आसानी से उसको जगह मिल जाएगी न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के पास पहुंचने की, और वो सबसे मस्त स्पीड में रिएक्शन हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कार्बन, जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है वो वाला कार्बन सीधा केवल एक कार्बन से जुड़ा है, देखो बाकी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है उसमें तो भी जगह मिल जाएगी, ठीक ठाक जगह मिल जाएगी न्यूक्लियोफाइल को एंटर होने की। आइसोप्रोपाइल यानी कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में सेकेंडरी कब बोलते हैं? जब जिस कार्बन पर हेलोजन लगा है वो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बनों से जुड़ा हो। वर्ड मेंशन कर, ध्यान रखना डायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, सीधा 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर भी एक हाइड्रोजन है आसपास, तो थोड़ी बहुत जगह मिल जाएगी न्यूक्लियोफाइल को कार्बन के पास पहुंचने की। ठीक है, पर लेकिन जो टर्शरी ब्यूटाइल वाला जो ग्रुप है जिसमें जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन सीधा 3 कार्बन से जुड़ा है या फिर 3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, उसमें न्यूक्लियोफाइल को कार्बन को अप्रोच करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आएगी या फिर वो कर ही नहीं पाएगा। देखो लिखा है ना यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल के नीचे 0। ठीक है, तो सब बहुत ज़्यादा स्टेरिक इफेक्ट हो जाता है इसका, स्टेरिक हिंडरेंस कहते हैं इस पूरे फिनोमेना को। ठीक है, रेट दे रखी है, ये ब्रैकेट में दे रखी है ना, ये 31 और 0.2 और 0, ये रेट है कि किस रेट से रिएक्शन हो रही है। तो टर्शरी ब्यूटाइल की तो 0 ही हो गई। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा कि प्राइमरी हैलाइड सबसे आसानी से SN2 रिएक्शन देते हैं, फिर सेकेंडरी हैलाइड क्योंकि उसमें सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, और सबसे ज़्यादा होती है टर्शरी में क्योंकि 3 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं।
तो सबसे ज़्यादा रेट किस में होगी, या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी हैलाइड एंड देन टर्शरी हैलाइड। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इसका ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट जो हेलो एल्केन्स या हेलो एल्केन्स रिएक्शन देती हैं वो क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। ठीक है, ये किसका, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का बी पार्ट है। सबसे पहले थी SN2, अब है SN1 रिएक्शन। देखो ए और बी जो दोनों थे उसमें सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, SN2 को क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर, और SN1 रिएक्शन को क्या कह रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है, ये बाईमोलिकुलर और यूनिमोलिकुलर क्या है। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कि रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कि कौन कौन से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पे जो SN2 लिखा हुआ है ना वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर। तो SN2 में जो 2 है ना वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करता है। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी शो नहीं कर रहा वो, ये बाईमोलिकुलर लिखा है यूनिमोलिकुलर लिखा है, नहीं। SN2 जो पूरा शॉर्ट फॉर्म है ना उसमें जो 2 है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शो करता है। SN2 रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स की होती है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस होती है, अभी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम नीचे आ जाते हैं SN1 रिएक्शन में, और SN1 रिएक्शन में जो ये 1 लिखा है SN1 में वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये चीज़ शो कर रही है यहाँ पे 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब शुरू करते हैं करना। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा में कैरी आउट होती है, संपन्न होती है। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड आयन के बीच रिएक्शन टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल देती है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। अर्थात रिएक्शन की रेट केवल एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, जो कि है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यानी कि SN1 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होगा, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल होगा, उसकी कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करेगी, केवल जो दूसरा रिएक्टेंट है ना, जैसे ये जो रिएक्शन डिस्कस किया है उसमें टर्शरी ब्यूटाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन टर्शरी ब्यूटाइल से की थी, तो टर्शरी ब्यूटाइल की कंसंट्रेशन पर केवल डिपेंड करेगी जो रेट है रिएक्शन की वो। ठीक है, तो रिएक्शन यहाँ पे नीचे दे रखी है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन CH3 का थ्राइस CBr। इसकी रिएक्शन हमने करवाई, न्यूक्लियोफाइल क्या लिया, OH आयन। ये रिएक्शन होने पर 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल मिला। ठीक है, बस ब्रोमीन हट गया, OH जुड़ गया और ब्रोमाइड आयन निकल गया और 2 मिथाइल प्रोपेन 2ऑल बन गया। ठीक है, पर ये जो पूरी की पूरी रिएक्शन हुई उसकी जो रेट है, जो स्पीड है, वो केवल जो क्या बोलते हैं टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, ना कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी या फिर OH आयन की कंसंट्रेशन पर। इट अकर्स इन 2 स्टेप, यह 2 स्टेप्स में संपन्न होती है। पहले स्टेप में पोलराइज्ड कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड का स्लो क्लैवेज होता है। पोलराइज्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम, तो ब्रोमीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर्ड पेयर है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगी, उसके कारण ब्रोमीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसलिए इसको पोलराइज्ड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप में पोलराइज्ड
कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड का स्लो क्लेवेज, यानी स्लोली वो टूटेगी बॉन्ड, स्लो क्लेवेज होता है, और एक कार्ब कैटायन और एक ब्रोमाइड आयन बनता है। ठीक है, बड़ी बेसिक सी बात बोल रहा है। पहला वाला स्टेप देखो, और ये स्टेप रिवर्सिबल है, बीच का साइन देखो, स्टेप 1 साइन क्या बना, रिवर्सिबल का साइन बना है। ठीक है, तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में सबसे पहले टूटेगा और टर्शरी ब्यूटाइल आयन बनेगा और ब्रोमाइड आयन इसमें टूट जाएगा। ठीक है, दो चीज़ें बन गई, एक पॉजिटिव आयन, एक कार्ब कैटायन और एक ब्रोमाइड आयन। दूसरे स्टेप में इस प्रकार फॉर्म्ड कार्ब कैटायन पर न्यूक्लियोफाइल के द्वारा अटैक होता है, आक्रमण होता है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरी होती है। दूसरा स्टेप क्या होगा, जो भी आपने न्यूक्लियोफाइल आपको जोड़ना है कार्ब कैटायन पे, ब्रोमीन को हटा के जो भी न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है, अब वो अटैक करेगा कार्ब कैटायन के ऊपर दूसरे स्टेप में, और फिर वो उसमें जुड़ जाएगा, और ऐसे CH3 का थ्राइस COH बन के पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। पहला स्टेप सबसे स्लो और रिवर्सिबल होता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है। देख लो, पहला स्टेप रिवर्सिबल का साइन बना हुआ है और स्लो होता है, तो रिएक्शन की जो रेट है ना, वो सबसे स्लोएस्ट स्टेप से निकाली जाती है। इसी वजह से ना जो रिएक्शन की रेट है वो केवल टर्शरी ब्यूटाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि उस समय जो पहला वाला जो स्टेप है उसमें OH आयन का कोई रोल ही नहीं है। देखो ध्यान से, जो पहला वाला स्टेप है, जब कार्ब कैटायन और ब्रोमाइड आयन बन रहा है, तब यहाँ पे कहीं पे OH आयन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। इस वजह से OH आयन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती रेट जो है इस रिएक्शन की। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि रेट हमेशा स्लोएस्ट स्टेप की से निकाली जाती है। ठीक है, तो इसमें कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड का नहीं, पहला स्टेप सबसे स्लो और रिवर्सिबल होता है। इसमें कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड का क्लेवेज यानी कि ब्रेकिंग होता है, जिसके लिए एनर्जी प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रोटॉन द्वारा हैलाइड आयन के सॉल्वेशन से मिलती है। क्योंकि रिएक्शन की रेट सबसे पहले स्लोएस्ट स्टेप पर निर्भर करती है, इसलिए रिएक्शन का ऑर्डर केवल एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, न कि हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पर। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि ये जो रिएक्शन है SN1 वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है, यानी कि ऐसा सॉल्वेंट जिसमें जो प्रोटॉन रिलीज़ करता हो। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो प्रोटॉन होगा ना, वो जो भी हैलाइड है उसको जाके अप्रोच करेगा, उसके पास में पहुंच जाएगा और उससे रिएक्ट कर देगा, तो वो ब्रोमीन को हटा देगा और कार्ब कैटायन फ्री हो जाएगा रिएक्शन में। तो फिर जब कार्ब कैटायन फ्री होगा तो फिर OH आयन उससे रिएक्ट करके अपना बना लेगा, है ना। इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज़ होता है SN1 रिएक्शन में। ये रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। इसके अलावा कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, एल्काइल हैलाइड से इसका अलग होना उतना ही ईजी होगा और रिएक्शन का रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कार्ब कैटायन हैलाइड से अलग होगा, है ना, हेलोजन से अलग होगा। तो अलग आसानी से कब हो पाएगा? जब वो अपने आप में एकदम मस्त स्टेबल होगा, इंडिपेंडेंट होगा, एकदम खुश रहेगा। ठीक है, अगर आप किसी के साथ में आप मतलब एकदम खुश हो, आप खूब सारे पैसे कमा लेते हो, अपना खर्चा खुद उठा लेते हो, तो अगर आप किसी से अलग हो भी रहे हो तो फिर भी आपको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप स्टेबल हो लाइफ में। ठीक है, लेकिन अगर आप सामने वाले पे डिपेंडेंट हो, आप स्टेबल नहीं हो, है ना, आपके खाने पीने के भी वो पड़ जाएंगे, अगर आप उनसे अलग हो गए तो आप उससे अलग होना चाहोगे क्या? नहीं ना। ऐसा ही होता है कार्ब कैटायन के साथ में, जितना कार्ब कैटायन स्टेबल होगा उतनी आसानी से हेलोजन से अलग हो जाएगा और कार्ब कैटायन फॉर्म हो जाएगा और रिएक्शन आगे अच्छे से प्रोसीड करेगी। इसके अलावा ठीक है, तो क्या था, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, एल्काइल हैलाइड से इसका अलग होना उतना ही ईजी होगा और रिएक्शन का रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। एल्काइल हैलाइड्स में टर्शरी एल्काइल हैलाइड बहुत फास्ट SN1 रिएक्शन देते हैं। अब अकल लगाओ क्यों? क्योंकि 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि जो टर्शरी कार्ब कैटायन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है।
ठीक है। अलग अलग कारण थे उसके, है ना, रेजोनेंस, वो रेजोनेंस नहीं, हाइपर कंजुगेशन वगैरह कारण था, याद करो, है ना। हाँ, और भी बहुत सारे कारण थे। तो हाइपर कंजुगेशन था कि क्या था मेरे को ध्यान नहीं है, पर लेकिन टर्शरी ऑर्डर ध्यान है मेरे को, ठीक है। तो टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता था। तो एल्काइल हैलाइड्स में टर्शरी एल्काइल हैलाइड बहुत फास्ट SN1 रिएक्शन देते हैं, क्योंकि टर्शरी कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। हम SN1 और SN2 रिएक्शन के लिए एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी के ऑर्डर को सम अप में ऐसे दिखा सकते हैं, यानी कि सम अप ऐसे कर सकते हैं कि SN2 रिएक्शन में प्राइमरी हैलाइड सबसे ज़्यादा तेज़ रिएक्शन देता है, फिर सेकेंडरी हैलाइड और फिर टर्शरी हैलाइड। और SN1 रिएक्शन में उल्टा, टर्शरी हैलाइड सबसे ज़्यादा तेज़ रिएक्शन देता है, फिर सेकेंडरी हैलाइड और फिर प्राइमरी हैलाइड, और फिर हाँ वही प्राइमरी हैलाइड, ठीक है। इसलिए एरो दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, सेम ही बात है जो पहले हमने डिस्कस कर चुकी है। फॉर द सेम रीज़न, यानी कि इन्हीं कारणों से एलिलिक और बेंजेलिक हैलाइड्स SN1 रिएक्शन के प्रति ज़्यादा रिएक्टिविटी दिखाती हैं। इस तरह बनी कार्ब कैटायन रेजोनेंस से स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेती हैं, जैसे नीचे दिखाया गया है। मतलब अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि जितना ज़्यादा कार्ब कैटायन स्टेबल होगा उतने ज़्यादा अच्छे से SN1 रिएक्शन होगी, ठीक है। जो एलिलिक हैलाइड्स होते हैं और बेंजिलिक हैलाइड्स होते हैं उसमें रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो और रेजोनेंस जो है ना वो सबसे ऊंचे लेवल पे आता है। जितने भी इफेक्ट्स है ना, रेजोनेंस हो गया, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट और पता नहीं क्या क्या, उसमें सबसे टॉप लेवल पे आता है अपना रेजोनेंस, ठीक है। तो जिसमें रेजोनेंस वाला फैक्टर होता है उसको सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो एलिलिक और बेंजिलिक हैलाइड्स में रेजोनेंस होता है, इस वजह से जो कार्ब कैटायन फॉर्म होगा वो बहुत स्टेबल होगा, और इस वजह से ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा आसानी से और अच्छे से दे लेते हैं, ठीक है। ऊपर जो ये एग्जाम्पल दे रखा है वो एलिलिक हैलाइड है, ठीक है। तो CH2 CH2, इसमें रेजोनेंस का मतलब होता है कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड का जो एक पेयर होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो एक जगह से दूसरी जगह नाचता रहता है, ठीक है, या फिर रिंग हो तो फिर घूमता रहता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज या फिर पेयर इलेक्ट्रॉन का। तो ये इधर आ जाएगा। देखो पहला वाला जो है उसमें उसके इलेक्ट्रॉन्स जब दूसरी वाली बॉन्ड पे जंप कर जाएंगे तो ये दूसरा वाला बन जाएगा। देखो CH2 पॉजिटिव, CH, फिर डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है, और ऐसे आगे पीछे ये करते रहेंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं रेजोनेंस। और फिर बेंजिलिक हैलाइड में देखेंगे तो इसमें रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। रिंग, अब यहाँ पे तो कैटायन है ना, तो रिंग का इलेक्ट्रॉन सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा ऑब्वियसली, तो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगी सेकंड वाला, देखो, ठीक है। एरोस का बहुत ध्यान रखना है। देखो एरो जो फर्स्ट वाले फिगर में जो एरो बना हुआ है ना, फर्स्ट वाली रिएक्शन नहीं, जो बेंजीन वाले जो पूरा के पूरे दे रखी है चेन, उसमें पहला वाला जो है उसमें एरो बना हुआ है कि ये जो यहाँ के जो डबल बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके CH2 के बगल वाली बॉन्ड पे आ जाएंगे। तो देखो दूसरा वाला जो है उसमें देखो वहाँ आ चुके। अब यहाँ पे क्या होगा, जहाँ से आए हैं उस जगह पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन हट गए, तो फिर उसके बगल वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अट्रैक्ट होंगे उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, फिर वो कूद के उनकी जगह पर पहुँच जाएंगे। थर्ड वाला फिगर देखो वो वहाँ पहुँच गई वो बॉन्ड, ठीक है। फिर जहाँ से बॉन्ड हिली उस जगह पे फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर बगल वाले अट्रैक्ट हुए, ऐसे पूरा घूम घूम के बिल्कुल सेम ऐसे ही स्थिति बन जाती है जो फर्स्ट वाले की थी, ठीक है। ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। दोनों मैकेनिज्म्स में दिए हुए एल्काइल ग्रुप के लिए हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस तरह है। RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर RBr, फिर RCl और फिर RF। यानी कि कोई भी एक गिवन, आपने मान लो मिथाइल ले लिया, तो उसमें फिर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इन सब में कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा इन रिएक्शनों की तरफ, तो सबसे ज़्यादा होगा RI, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। इसका बहुत बेसिक सा लॉजिक है। आयोडीन सबसे बड़े साइज़ का होता है, इस वजह से
सबसे बड़ी बॉन्ड हो जाती है, क्योंकि अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाता शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, तो R और I के बीच की बॉन्ड बहुत बड़ी हो जाती है, इसलिए सबसे वीक होती है, इसलिए टूटना सबसे आसान होता है, कार्ब कैटायन का बनना बहुत आसान हो जाता है, और इस वजह से ही रिएक्शन आराम से हो जाती है। जो SN2 रिएक्शन थी उसमें भी हेलोजन को एल्काइल ग्रुप से अलग होना था, तभी कहीं जितनी आसानी से अलग होगा उतनी आसानी से रिएक्शन होगी। और SN1 रिएक्शन में भी कार्ब कैटायन फॉर्म होना है, इसलिए हेलोजन एल्काइल का बॉन्ड क्लेवेज होना है। तो दोनों ही केसेस में सबसे ज़्यादा आसानी से RI ब्रेक हो जाएगा और सबसे मुश्किल से RF ब्रेक होगा। ठीक है, बस यही है, यही दिया हुआ था वहाँ पे। अब हम नीचे आ जाते हैं। C is stereochemical aspects of nucleophilic substitution reaction। स्टीरियोकेमिकल यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर वगैरह होगा वो किस तरीके से है ना, अभी सब बताते हैं, सब पढ़ते हैं। SN2 रिएक्शन कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन से, जबकि SN1 रिएक्शन रेसोमाइजेशन से प्रोसीड करती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल्स यानी कि रूल्स और नोटेशंस जैसे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी, चिरैलिटी, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसोमाइजेशन, इन सबको हमें समझना पड़ेगा। यानी ये जो बेसिक टर्म्स है स्टीरियोकेमिस्ट्री की, वो सब हमें समझनी पड़ेगी, तो वो खुद ही समझा देगा। नीचे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी करके टॉपिक है। हाँ, कुछ कंपाउंड्स के सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजारे जाने पर, जो कि ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म से गुजारने पर मिलती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसे मिलती है हमें? जो नॉर्मल वाली लाइट होती है जिसकी जो रेज है वो सब डायरेक्शन में घूमती है, एकदम स्फीयर बन सकता है उसका। ठीक है, इतने अच्छे से पूरे सब डायरेक्शन घूमती है, उसको जब हम निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमें प्राप्त होती है। तो कुछ कंपाउंड्स के सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट गुजारे जाने पर यह इस लाइट को रोटेट कर देते हैं। इस प्रकार के कंपाउंड्स को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। उस एंगल को जिस पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो जाती है उसे एक इंस्ट्रूमेंट पोलैरीमीटर से नापते हैं। यदि कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड रोटेट कर देता है, मतलब घड़ी की सुई की डायरेक्शन में यानी कि क्लॉकवाइज, तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर डीफॉर्म कहते हैं, और इसे डिग्री ऑफ रोटेशन के आगे प्लस साइन लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं। यानी मान लो 90 डिग्री घुमाया तो अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो प्लस 90 डिग्री ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यदि लाइट का प्लेन लेफ्ट की ओर रोटेट होता है, लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ता है, मतलब घड़ी की सुई की उल्टी डायरेक्शन में, तो कंपाउंड को लीवो रोटेटरी मतलब एल फॉर्म कहते हैं, और डिग्री ऑफ रोटेशन से पहले माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे 90 डिग्री है तो माइनस 90 डिग्री बोलेंगे अगर लीवो रोटेटरी है। इस प्रकार के प्लस और माइनस आइसोमर्स को ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं, और इस फिनोमेना को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। कोई भी एक कंपाउंड है, वो मान लो कि कुछ एंगल पे प्लस घुमा रहा है, कुछ एंगल पे माइनस घुमा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसके ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे। ठीक है, और इस पूरा का पूरा जो भी हो रहा है फिनोमेना उसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे। साइड में लिखा है विलियम निकोल के बारे में। विलियम निकोल 1768 से 1851 ने प्लेन पोलराइज्ड लाइट प्रोड्यूस करने वाला पहला प्रिज्म बनाया था। ठीक है, ये काम किया था विलियम निकोल ने, इसलिए उनके नाम पर ही निकोल प्रिज्म का नाम पड़ा है। मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, कायरलिटी या चिरैलिटी एंड एनेंटियोमर्स, ये तीन चीज़ें अब पढ़ते हैं।
लुइस पास्टर 1848 के इस ऑब्जर्वेशन ने मॉडर्न स्टीरियोकेमिस्ट्री की नींव रखी थी, फाउंडेशन रखा था, आधारशिला रखी कि कुछ कंपाउंड्स के क्रिस्टल मिरर इमेज के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स के क्रिस्टल मिरर इमेज के रूप में पाए जाते हैं। उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शित किया कि दोनों प्रकार के क्रिस्टल्स के इक्वल कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस, जिसका मैग्नीट्यूड जो है यानी मात्रा जो है वो भी बराबर होगी, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं। ठीक है, उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि दोनों प्रकार के क्रिस्टल के इक्वल कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशंस इक्वल इन मैग्नीट्यूड लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब है कि कौन सी डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जो अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं वो रोटेशन भी अलग ही दे रहे हैं। ठीक है, मिरर इमेजेस जो है वो रोटेशन अलग दे रही हैं। ठीक है, उनको विश्वास था कि दोनों टाइप के क्रिस्टल्स के ऑप्टिकल एक्टिविटी में अंतर इसके एटम्स में 3D अरेंजमेंट यानी कि उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, स्पेस में जो अरेंजमेंट है में डिफरेंट अरेंजमेंट से संबंधित होता है। डच साइंटिस्ट जे वॉन्टॉफ और फ्रेंच साइंटिस्ट ली बेल ने उसी साल 1874 में इंडिपेंडेंट रूप से यानी अलग अलग वर्क करते हुए तर्क दिया, आर्ग्यू किया कि सेंट्रल कार्बन एटम के चारों ओर स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ 4 ग्रुप्स, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कोई सा भी ग्रुप लगा हुआ हो सकता है, तो उसका जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ 4 ग्रुप्स टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, और यदि कार्बन एटम से जुड़े सभी सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हो तो ऐसे कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन या स्टीरियो सेंटर कहते हैं। ऐसे कार्बन को एसिमेट्रिक सेंटर या फिर एसिमेट्रिक कार्बन एटम या फिर स्टीरियो सेंटर कहते हैं। मॉलिक्यूल की मिरर, एक मिनट, यदि कार्बन एटम से जुड़े सभी सब्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट हो तो मॉलिक्यूल की मिरर इमेज मॉलिक्यूल पर सुपर इम्पोज नहीं होती है। ठीक है, तो अगर सारे के सारे जो ग्रुप जुड़े हुए कार्बन से उस सबके सब अलग है, तो अगर आप उसकी मिरर इमेज को उसके ऊपर रखोगे, जैसे कि हमारी जो हथेलियाँ हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह है, पर जब हम उन्हें एक के ऊपर एक ऐसा का ऐसा रखते उठा के, ऐसे मोड़ के नहीं, एक हाथ को मोड़ के उसके ऊपर रखे, वैसे नहीं, ऐसा का ऐसा उठा कर रख देंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर बराबर बैठेंगी नहीं। ठीक है, सुपर इम्पोज नहीं होंगी, बराबर बैठना, एकदम एग्जैक्ट सेम होना। ठीक है, रिजल्टिंग मॉलिक्यूल की सिमेट्री भंग, डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, और इसे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल की एसिमेट्री और मिरर इमेज का मॉलिक्यूल पर सुपर इम्पोज ना होना इस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्या क्या, एसिमेट्री और उसमें उसकी मिरर इमेज का सुपर इम्पोज ना होना, यही उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कारण होता है। यहाँ साइड में जैकोबस, हाँ, जैकोबस हेंड्रिकस वॉन्टॉफ, जैकोबस हेंड्रिकस वॉन्टॉफ 1852 से लेकर 1911 ने 1901 में सॉल्यूशंस पर अपने वर्क के लिए केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज प्राप्त किया था। अब नीचे आ जाते हैं। सिमेट्री और एसिमेट्री हमारे डेली लाइफ में काम आने वाली ऑब्जेक्ट्स में भी मिलती है। स्फेयर, क्यूब, कोन एक्सेट्रा सभी के मिरर इमेज उनके समान होते हैं और ये मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज यानी कि एक के ऊपर एक एकदम परफेक्टली बैठाए जा सकते हैं। लेकिन बहुत सी ऑब्जेक्ट्स अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होती।
एग्जाम्पल आपका सीधा हाथ और उल्टा हाथ, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड सिमिलर दिखाई देते हैं, लेकिन यदि आप अपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड पर उसी प्लेन में ले जाते हुए रखें तो दोनों एक दूसरे को ठीक ठीक नहीं ढकते, पूरी तरह नहीं ढकते। आपके अंगूठे दो ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं ना, रख के देखो पता चल जाएगा। वे ऑब्जेक्ट्स जो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं होते, दोनों हाथ जैसे हमारे, उन्हें हम चिराल या फिर कायरल कहलाती हैं, चिराल कहलाती हैं और इस प्रॉपर्टी को चिरैलिटी कहते हैं। चिराल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और वे ऑब्जेक्ट्स जो कि अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो जाते हैं उन्हें एकायरल कहते हैं, या हाँ एकायरल कहते हैं, ठीक है। और जो सुपर इम्पोज नहीं होते उन्हें कायरल कहते हैं। और एकायरल मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अबव मॉलिक्यूलर चिरैलिटी के इस टेस्ट को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और उनके मिरर इमेज के मॉडल बनाकर और 3D स्ट्रक्चर बनाकर और उसे इमेजिन यानी कल्पना में इमेज पर सुपर इम्पोज करके किया जा सकता है, ठीक है। मतलब ऊपर जो दिया गया था उसमें मॉलिक्यूलर चिरैलिटी है कि नहीं, उस टेस्ट को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और उसके मिरर इमेज के ऐसे मॉडल बनाकर दिमाग में ही और ऐसे 3D स्ट्रक्चर सोच लो, उसको सुपर इम्पोज करने की ट्राई करो मन में कि उसके ऊपर होगा कि नहीं, कल्पना करनी, इमेजिन करनी है, ठीक है। इसके अलावा अन्य कई तरीके हैं जो हमें चिराल मॉलिक्यूल्स की पहचान करने में मदद करते हैं। इनमें से एक तरीका सिंगल एसिमेट्रिक कार्बन एटम की प्रेजेंस है। आइए हम दो सिंपल मॉलिक्यूल्स प्रोपेन टू ऑल और ब्यूटेन टू ऑल उनके मिरर इमेज पर विचार करें, ठीक है। तो ये हो गया प्रोपेन टू ऑल, एक साइड में CH3 है, CH3 है, नीचे H है, फिर OH है ना, ऐसे। और फिर B मिरर इमेज ऑफ प्रोपेन टू ऑल, उसकी मिरर इमेज बन गई, B वाली जो है उसकी मिरर इमेज है, ठीक है। उस मिरर इमेज को B इज मिरर इमेज ऑफ A, B इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री एंड C इज ऑब्टेन्ड। और जैसे ही हमने B को 180 डिग्री पे घुमाया वापस से A ऑब्टेन हो गया, ठीक है, सॉरी फिर C ऑब्टेन हो गया, ठीक है। और C क्या है, A पर सुपर इम्पोजेबल है। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं प्रोपेन टू ऑल में एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। एसिमेट्रिक कार्बन उस कार्बन एटम को कहते हैं जिसके जो चारों के चारों वैलेंसी होती हैं वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाइड हो, पर लेकिन जो प्रोपेन टू ऑल है उसमें दो दो मिथाइल हो गए, इसलिए ये क्या बोलते हैं हम, एसिमेट्रिक कार्बन नहीं रहा। तो जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्रोपेन टू ऑल में एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है क्योंकि टेट्राहेड्रल कार्बन एटम से जुड़े चारों ग्रुप्स डिफरेंट नहीं है। हम मिरर इमेज B को 180 डिग्री पर घुमाते हैं और प्राप्त स्ट्रक्चर C को स्ट्रक्चर A पर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। ये स्ट्रक्चर पूरी तरह सुपर इम्पोज यानी उसको पूरा ढक लेता है, परफेक्टली फिट हो जाता है, इसलिए प्रोपेन टू ऑल एक कायरल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। क्या तरीका हुआ, सिंपली कोई भी मॉलिक्यूल है उसको पता करना है कि ये एक चिराल मॉलिक्यूल है कि नहीं, तो उसकी सबसे पहले मिरर इमेज बनाओ, मिरर इमेज को 180 डिग्री घुमा दो। अगर वो जो C बन के फॉर्म हुआ आपका थर्ड वाला, वो अगर A वाले पे पूरी तरह एकदम उसको सुपर इम्पोज कर ले, पूरा एक के ऊपर एक परफेक्टली बैठ जाए, ठीक है, तो वो ए कायरल है। और अगर नहीं बैठ पाए मतलब कि वो कायरल मॉलिक्यूल है, ठीक है, यानी एसिमेट्रिक है उसमें ऑप्टिकल, है ना। तो यहाँ तक हो गया हमारा। नेक्स्ट अब हम ब्यूटेन टू ऑल को कंपेयर करते हैं। अब ब्यूटेन टू ऑल में देखो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, देखो ध्यान से, डी वाला देखो
उसमें कार्बन के ऊपर एक OH लगा हुआ है, एक H लगा है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एक इथाइल ग्रुप लगा है। चारों की चारों चीज़ें डिफरेंट है, तो ये कार्बन क्या हो गया, एसिमेट्रिक कार्बन एटम हो गया। ठीक है, तो ब्यूटेन टू ऑल में, यहाँ पे थ्योरी कर रही हूँ ना, ब्यूटेन टू ऑल में टेट्राहेड्रल कार्बन एटम से जुड़े चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, इसलिए एज एक्सपेक्टेड चिराल है। ठीक है, चिराल मॉलिक्यूल्स के कॉमन एग्जांपल्स जैसे कि 2-क्लोरोब्यूटेन, 2,3-डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल, OHC, CHOH, CH2OH, ये सब जो दे रखे हैं। ब्रोमोक्लोरो आयोडोमीथेन, BrClCHI, 2-ब्रोमोप्रोपेनोइक एसिड, ये सब इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल्स चिराल हैं। ठीक है, तो 10.6 फिगर है, उसमें हम देख सकते हैं कि E की इसकी जो D वाला है इसकी हमने मिरर इमेज बनाई। ठीक है, और फिर उसको 180 डिग्री घुमा दिया तो F अपने पास में आ गया। अब D को F के ऊपर एज इट इज़ इमेजिन करो कि आपने D को उठा के F के ऊपर रख दिया। ये दोनों एक दूसरे को एज इट इज़ कवर नहीं कर रहे। देखो कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें, OH एकदम परफेक्टली हो रहा है, H हो रहा है, पर CH3 और CH2H5 को देखो, मिथाइल और इथाइल ग्रुप को देखो, वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं हो गए। डी में जहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है वहाँ पे एफ में इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो इमेजेस है वो सुपर इम्पोजेबल नहीं है, इसलिए ही ये चिराल मॉलिक्यूल है। अ चिराल मॉलिक्यूल एंड इट्स मिरर इमेज। ठीक है, ये एक चिराल मॉलिक्यूल दे रखा है और उसकी मिरर इमेज दे रखी है। ऊपर ये हमें चिरालिटी का एक डायग्राम दे रखा था कि एक्सप्लेन करने के लिए, एन ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज इज कॉल्ड चिराल। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपनी मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं हो सकता, उसको हम कहते हैं चिराल। जैसे कि अगर एक ग्लास को अगर मिरर में की अगर मिरर इमेज बनाओगे वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी। बॉल की बनाओगे तो वो एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली एकदम एग्जैक्ट सेम बनेगी, पर जब अपने हाथ की बनाओगे तो हाथ उल्टा बन के आएगा, है ना। पैर की बनाओगे तो वो भी उल्टा बन के आएगा, तो वही चिराल ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। चिराल ऑब्जेक्ट्स नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं अपनी मिरर इमेज पे, जबकि नॉन चिराल ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोजेबल होते हैं अपनी मिरर इमेज पर। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गए हम जिन स्टीरियो आइसोमर का रिलेशन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज की तरह होता है, रोटेशन, सॉरी रिलेशन नहीं था वो, हाँ, तो जिन स्टीरियो आइसोमर का रोटेशन नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज की तरह होता है उन्हें एनेंटियोमर्स कहते हैं। ओह सॉरी यहाँ पे थोड़ा राइटिंग का गड़बड़ हो गया। जिन स्टीरियो आइसोमर का रिलेशन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज की तरह होता है उन्हें एनेंटियोमर्स कहते हैं। फिगर 10.5 को हम देखेंगे, वो एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं। ठीक है, फिगर 10.5 का, हाँ, ये जो है ना, ये ए और बी, ये एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं। ठीक है, ए और बी एक दूसरे के एनेंटियोमर्स हैं। एनेंटियोमर्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समान होते हैं। इनमें अंतर केवल प्लेन पोलराइज्ड लाइट के को रोटेशन करने में होता है। ठीक है, यदि दोनों में से एक एनेंटियोमर डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो तो दूसरा लीवो रोटेटरी होता है। यानी कि अगर ए वाला, अभी जो एग्जांपल देखा है ना, अगर ए वाला जो है वो अगर डेक्स्ट्रो रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को, तो जो बी वाला होगा वो लीवो रोटेट करेगा, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ही प्लेन पोलराइज लाइट को वो घुमाएंगे। ठीक है, ऑप्टिकल रिएक्शन के साइन, ये जो बॉक्स में बना है ना, वो ऑप्टिकल रिएक्शन के साइन का मॉलिक्यूल के एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन से कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, तो जो ऑप्टिकल रोटेशन का जो साइन होता है ना, प्लस और माइनस, उसका जो जो मॉलिक्यूल का जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि
किस साइड हाइड्रोजन लगा किस साइड ऑक्सीजन लगा, उससे कोई डायरेक्ट ऐसा लिंकेज होता नहीं है। बस वो प्लेन पोलराइज लाइट को कितना मतलब कौन सी डायरेक्शन में घुमा रहा है, बस वो उतनी चीज़ शो करता है, बाकी कुछ स्ट्रक्चर से या कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता उस साइन का। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ चुके हैं। दोनों एनेंटियोमर्स के इक्वल प्रपोर्शन में मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन ऑर्थो होगा, ओ होगा, 0 होगा, 1 मिनट 0 होगा। ठीक है, दोनों एनेंटियोमर्स के इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन 0 होगा, क्योंकि एक आइसोमर के द्वारा प्रोड्यूस्ड रोटेशन को दूसरा आइसोमर कैंसिल कर देगा। इस तरह के मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर या फिर रेसमिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। मतलब कि मान लो आपने जितना डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला लिया आपने मॉलिक्यूल, 4 मॉलिक्यूल डेक्स्ट्रो के ले लिए, 4 लीवो के ले लिए, उन दोनों का मिक्सचर बना दिया। ठीक है, एक +90 घुमा रहा था प्लेन पोलराइज लाइट को, एक -90 घुमा रहा था, तो प्लस माइनस कैंसिल होते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि नल होता है, ठीक है, उसको हम जितना खोलें उतना ही बंद कर दें तो पानी निकलेगा क्या? नहीं ना। जितना मान लो हमने घुमाया और फिर उसको बंद कर दिया, प्लस माइनस, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है प्रोसेस रुक जाएगी या फिर कैंसिल आउट हो गया। जितना आपने घुमाया था आपने उसको फिर उल्टा घुमा के 0 कर दिया। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम्पल था ये। ठीक है, तो 0 हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आइसोमर के द्वारा प्रोड्यूस रोटेशन को दूसरा आइसोमर कैंसिल कर देगा। इस तरह के मिक्सचर्स को रेसमिक मिक्सचर या रेसमिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। एक रेसमिक मिक्सचर को उसके नाम से पहले Dl या प्लस माइनस प्रीफिक्स लगाकर शो किया जाता है। एग्जाम्पल प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, यानी कि ब्यूटेन टू ऑल के 2 स्ट्रक्चर्स होंगे जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगे, तो फिर उनको अगर इक्वल क्वांटिटी में लोगे तो ऑब्वियसली बात है रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा। इस वजह से उसको प्लस माइनस इसलिए क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव होता है उतना ही हम नेगेटिव भी लेते हैं, इसलिए उसको प्लस माइनस करके साइन रखते हैं रेसमाइजेशन का। एनेंटियोमर्स के रेसमिक मिक्सचर में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को रेसमाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज रिटेंशन। एक मिनट, रिटेंशन केमिकल रिएक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन के समय एक एसिमेट्रिक सेंटर के बॉन्ड्स के स्पेशल अरेंजमेंट की इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता बने रहने को रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी कि रिटेंशन यानी कि जैसा था वैसा ही है, अभी भी कुछ उसका बिगड़ा नहीं। ठीक है, जब एक स्पीशीज़ XCABC और YCABC में कन्वर्ट होती है और उनका रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है तो इसे कॉन्फ़िगरेशनल कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये फिगर जो है ना उसमें देखो, ठीक है, उससे पहले इन जनरल वाली लाइन से लेके नीचे तक का पैरा देख लो। सामान्यतः यानी इन जनरल किसी रिएक्शन के दौरान यदि स्टीरियो सेंटर से बॉन्डेड कोई भी बॉन्ड नहीं टूटता तो प्रोडक्ट में स्टीरियो सेंटर के चारों ग्रुप्स का वही जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा जैसा कि रिएक्टेंट में था। ऐसी रिएक्शन रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से प्रोसीड करती हैं, यानी कि उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन था रिएक्टेंट का वही प्रोडक्ट में आ जाता है, इसलिए उसे रिटेंशन शब्द यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए उस रिएक्शन पर ध्यान करें जिसमें -2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल को कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। ठीक है, उस रिएक्शन पर विचार करें जिसमें
-2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल की कंसनट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में हीट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रखी है हमें -2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि HCl से रिएक्शन करवाई इसकी, OH हटा, Cl जुड़ा, पर लेकिन जो पूरा एल्काइल ग्रुप था वो एज इट इज़ रहा। जो चिराल कार्बन कहाँ है, जहाँ पे डार्क वाली बॉन्ड्स बनी है ना, वहाँ पे बीच में चिराल कार्बन है, तो उसकी चारों बॉन्ड्स का कुछ छेड़ाछाड़ी हुई नहीं। तो जैसा रिएक्टेंट में था एल्काइल ग्रुप एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट में आ गया, यानी कि रिटेंशन हो गया, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बता दूं, एक्स्ट्रा नहीं है, ये हिंदी NCERT में लिखा हुआ है, बट आई थिंक इसमें नहीं है, सो इसी को एक्सप्लेन किया है। यह ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में स्टीरियो सेंटर सेम है। स्टीरियो सेंटर मतलब जहाँ पे डार्क बॉन्ड बनी है ना, डार्क बॉन्ड्स बनी है दो, उसके बीच में जो कार्बन है वो सेम है, लेकिन प्रोडक्ट में ऑप्टिकल रोटेशन का साइन चेंज हो गया है। ठीक है, भले एग्जैक्ट सेम है, पर देखो जो रिएक्टेंट था उसमें माइनस साइन लिखा हुआ है, -2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, जबकि प्रोडक्ट में प्लस। क्यों, अभी देखते हैं। लेकिन प्रोडक्ट में ऑप्टिकल रोटेशन का साइन चेंज हो गया है क्योंकि दो डिफरेंट कंपाउंड्स का कॉन्फ़िगरेशन स्टीरियो सेंटर पर सेम होने पर भी ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट हो सकता है। यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम भी अगर आपको दिख रहा है ना, तो भी उसका ऑप्टिकल रोटेशन डिफरेंट हो सकता है। एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी जबकि दूसरा लीवो रोटेटरी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखनी है कि भले ही उसका जो स्टीरियो सेंटर है वो सेम है, स्टिल उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो चेंज हो गया। अरे हाँ यार, ये तो यहीं पे लिखा हुआ है, ये जो ये पैराग्राफ था ना जो मैंने अभी बोला, वो ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट से लेके ऑप्टिकल रोटेशन तक का था। ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं था। हाँ, नेक्स्ट इज इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन। ठीक है, जब एसिमेट्रिक कार्बन से जुड़ा कोई बॉन्ड टूटता है तो एसिमेट्रिक कार्बन एटम पर किसी रिएक्शन के 3 टाइप के आउटकम यानी कि परिणाम होते हैं। फॉलोइंग रिएक्शन में Y के द्वारा X ग्रुप के रिप्लेसमेंट पर विचार करिए, कंसिडर करिए उसको। ठीक है, तो हाँ, तो अब इसमें फिगर को हमें ये पूरी जो दे रखा है ना, उसको देख के 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, यदि केवल कंपाउंड A ऑब्टेन होता है तो इसे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, सेंटर वाला जो बना हुआ है ना मॉलिक्यूल, बस उत्ते को देखो और Y वाली लाइन को देखो जहाँ पे Y लिखा हुआ है जिस एरो पे, और A को देखो। तो इसमें यदि केवल कंपाउंड A ऑब्टेन होता है तो इसे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि जैसा बीच वाला मॉलिक्यूल है एग्जैक्ट सेम बाद में भी है। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं आया। नेक्स्ट इज, यदि केवल कंपाउंड B प्राप्त होता है तो इसे कंपाउंड का इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो बीच वाला देखो और B वाले को देखो। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि एकदम उल्टा हो गया है, उसकी मिरर इमेज बन गई है B। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो भी उसका कॉन्फ़िगरेशन था, जो भी अरेंजमेंट था वो एकदम उल्टा हो गया B में। ठीक है, और तीसरा वाला जो है, यदि दोनों कंपाउंड्स A और B का मिक्सचर 50-50 हम यहाँ आ चुके हैं, पर लेकिन फिगर को देखते हुए करो। यदि दोनों कंपाउंड्स A और B का मिक्सचर 50-50 में प्राप्त होता है तो इस प्रोसेस को रेसिमाइजेशन कहते हैं और प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि एक आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और क्योंकि उनकी क्वांटिटी एकदम सेम है तो जितना एक डायरेक्शन में करेगा दूसरा उसका एग्जैक्ट उल्टा कर देगा, तो वो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए उसकी ऑप्टिकल रोटेशन 0 हो जाएगी। ठीक है,
हम यहाँ तक कर चुके हैं। नाउ लेट अस, आइए हम SN1 और SN2 रिएक्शंस का ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड लेकर फिर से पढ़ें उसको, है ना। नाउ लेट अस हैव अ फ्रेश लुक एट SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड्स। ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड्स में SN2 रिएक्शन द्वारा प्राप्त प्रोडक्ट्स का कॉन्फ़िगरेशन रिएक्टेंट की तुलना में उल्टा यानी इन्वर्टेड होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जिस दिशा में हैलोजन एटम जुड़ा है उसकी विपरीत ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़ता है। अभी अभी हमने देखा ट्रांजिशन स्टेट को ध्यान करो, उसमें क्या था, एक साइड से हैलोजन निकल रहा था, दूसरी साइड से नया न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा था। तो पहले न्यूक्लियोफाइल क्या था, हैलोजन था जो एक साइड जुड़ा था, पर अब दूसरी साइड से आके जुड़ रहा है, यानी कि जो मॉलिक्यूल होगा उसका पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जब -2 ब्रोमो ऑक्टेन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो प्लस ऑक्टेन 2 ऑल बनता है, जिसमें OH ग्रुप ब्रोमाइड के ऑपोजिट पोजीशन का स्थान ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन दे रखी है ना, उसमें देखो वही अपनी SN2 वाली रिएक्शन है। तो इसमें जब OH अप्रोच करेगा तो जिस साइड Br लगा है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करेगा, ताकि जैसे ही OH पूरी तरह जुड़े एल्काइल ग्रुप से वैसे ही ब्रोमीन निकल जाए। अब दोनों के दोनों एक ही साइड से, एक को निकलना है एक को जुड़ना है, तो ऐसे थोड़ी संभव है ना। इस वजह से उसका प्रोडक्ट में देखो OH जो है ब्रोमीन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है। रिएक्टेंट में ब्रोमीन इस साइड लगा था जबकि OH उल्टी साइड लगा हुआ है और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स में SN2 रिएक्शन के इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ पूरी होती है। ठीक है, SN2 रिएक्शन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ संपन्न होती है। ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड्स के लिए SN1 रिएक्शन रेसोमाइजेशन के साथ कंप्लीट होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली स्लो स्टेप में बना कार्ब कैटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण प्लेनर यानी एकाइरल हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल प्लेनर कार्ब कैटायन पर प्लेन के ऊपर या नीचे दोनों डायरेक्शन में अटैक कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप यानी एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट में ऐसा मिक्सचर मिलता है जिसमें एक प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है यानी रिएक्टेंट की तरह ही रहता है, OH सेम पोजीशन में जुड़ता है जहां हैलाइड आयन जुड़ा होता है। इस लाइन का मतलब ये है। ठीक है, और दूसरे में कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट होता है, यानी कि OH हैलाइड आयन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जुड़ता है, यानी जिस जगह हैलाइड जुड़ा हुआ था उसके जस्ट उल्टी डायरेक्शन में OH आयन जुड़ता है। इसे ऑप्टिकली एक्टिव 2 ब्रोमोब्यूटेन के हाइड्रोलिसिस द्वारा इलिस्ट्रेट किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, जिससे प्लस माइनस ब्यूटेन 2 ऑल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे ये रिएक्शन दे रखी है। ये रिएक्शन जो है उसमें देखो जो 2 ब्रोमोब्यूटेन बना हुआ है वो उससे जब ब्रोमीन हटेगा तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अपना एक कार्ब कैटायन बन गया और एक ब्रोमाइड आयन निकल गया। ठीक है, अब जो ये बीच में देखो नीचे वाली जो रिएक्शन दे रखी है उसमें जो बीच में मॉलिक्यूल बना है वो यही कार्ब कैटायन बना हुआ है। ठीक है, तो OH जो है वो राइट साइड से भी अटैक कर सकता है और लेफ्ट साइड से भी अटैक कर सकता है, या कह सकते हैं ऊपर से और नीचे कहीं से भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो जो राइट साइड वाला जो प्लस ब्यूटेन 2 ऑल बन रहा है वहाँ पे इस साइड से अटैक करेगा। प्रोडक्ट में देखो OH किस साइड से जुड़ रहा है, उस साइड से OH जाएगा तो ये बन के प्लस ब्यूटेन 2 ऑल फॉर्म होगा, और अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके OH जुड़ जाएगा तो फिर
माइनस ब्यूटेन टू ऑल ऑब्टेन होगा। ठीक है, और जो ये बीच का जो फिगर है ना, ये जो ये बना रखा है, ये कुछ कंफ्यूज नहीं हो रहा, बस उस कार्ब कैटायन को खोल के बना दिया। ठीक है, तो देखो उसमें बीच में दिखा रखा है OH आयन और फिर एरो बना रखा है, फिर नीचे भी OH आयन एरो बना रखा है। तो अगर ऊपर से अप्रोच करेगा तो प्लस ब्यूटेन टू ऑल बन जाएगा और नीचे से करेगा तो माइनस ब्यूटेन टू ऑल बन जाएगा। ठीक है, आगे का नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताना, क्योंकि मैं अब पूरी की पूरी NCERT जैसे इस पर कवर कर दूँगी। एंड आई नो वेरी वेल दैट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच ईजी फॉर यू गाइज, बिकॉज मैं बहुत सफ़र करती थी मेरे टाइम पे, क्योंकि मेरे को NCERT की जो एक डिफ़िकल्ट सी अंग्रेज़ी है ना, वो मेरे को पढ़ लेना पड़ती थी। ठीक है, तो जो ऐसे आपके फ्रेंड्स हैं जिनके काम में आपको लगता है आ जाएगी ये वीडियोस, तो उसको प्लीज़ रेकमेंड कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।